जियोक लीगियोन, जिसका सिर्फ एक ही गोल है, पूरे जियांगो को टेक ओवर करना और अपनी कमाल की मार्शल आर्ट स्किल से हर उस इंसान को कुचल देना जो उसके रास्ते में आए। स्टोरी में उसका सामना ग्रीडी मर्चेंट्स, टॉप टियर असैसिन्स और लेजेंडरी मार्शल आर्ट मास्टर से होता है, जो धीरे धीरे उसकी हिडन पावर्स और उसके पावरफुल बैकग्राउंड का एहसास करने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस मानव की वर्ल्ड बिल्डिंग टिपिकल मानव से काफी अलग और ज्यादा इमर्सिव है, और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इसका आर्ट। सीरियसली जस्ट लुक एट दिस पैनल्स। तो बिना ज्यादा बकवास किए लेट्स स्टार्ट, एंड या यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है जहां जोरो की बारिश हो रही होती है और पैलेस के बाहर दो गार्ड्स अपने स्वॉर्ड के साथ खड़े होते हैं। पैलेस के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, वो डीमन बहुत हरामी है, ना कि सिर्फ उसने मेरी सारी दौलत छीन ली बल्कि उसने मेरे हाथ की उंगलियां भी काट दी। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है जिन ली बोंग, जो कि ट्रेजर मर्चेंट अलायंस का ग्रैंड मास्टर है। और हाँ, नाम याद रखना क्योंकि मैं बार बार नहीं बताने वाला। और उसके सामने जो आदमी बैठा होता है वो कहता है, मैं ऐसा जरूर दिख सकता हूँ पर यही अच्छा होगा तुम मुझे कम ना आको। ली बोंग फिर से कहता है, मैंने तुम्हें हायर किया है अपना रिवेंज लेने के लिए। और ली बोंग के सामने जो आदमी बैठा होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे उसका स्केच। और इसका नाम है फैंटम, जो कि जियांगो का बेस्ट असैसिन है। और ये लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा मेन कैरेक्टर है, और इसी असैसिन को उसे मारने के लिए हायर किया गया है। तो जियांगो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट अंडरवर्ल्ड या एक सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे क्लैन्स, सेक्ट्स, मार्शल आर्ट मास्टर्स और क्रिमिनल्स भी आते हैं। ली बोंग कहता है, वो बहुत हैंडसम है, ये कैसी पहचान है? ली बोंग फिर से कहता है, सबसे पहले हम मिले थे एक ड्रिंकिंग पार्टी में। उसका बिहेवियर बहुत काइंड है और वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और अच्छा दिखने के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन जो भी हो वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, और भले ही वो सिर्फ 20 साल का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में उसे नहीं पता। और सेंट्रल प्लेन्स में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ वो गया ना हो, जिसे वो जानता ना हो। और ऐसे ही उसके साथ 2 महीने रहने के बाद उसने नशे में एक दिन मुझे अपनी मार्शल आर्ट दिखाई थी। और उसी पैलेस में एक बूढ़ा इंसान दीवार से पर्दे को हटाता है और दीवार पर हमें एक निशान को दिखाया जाता है जिसका शेप ड्रैगन के जैसा होता है। जिन ली बोंग दोबारा से बताता है, वो मार्शल आर्ट कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं थी, वो एक स्पेशल मार्शल आर्ट थी। और स्पेशल मार्शल आर्ट का नाम नेंग ली सेंग है, जिसे द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है। और वो असैसिन फैंटम भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। ये तो थंडरबोल्ट पैटर्न है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये ट्रेस थंडरबोल्ट स्वॉर्ड की ही है जिसके बारे में मैंने बस सुना था। और जो नेंग ली सेंग है वो जियांगो के 10 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर्स में से आते हैं। और जब ऑर्थोडॉक्स अलायंस और डिमोनिक कल्ट के बीच ग्रेट वॉर हुई थी उसके बाद से ही वो गायब हो गए। और अब उस वॉर को खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं, पर अभी तक उसने खुद को नहीं दिखाया है। जिन ली बोंग फिर से कहता है, उस लड़के के बारे में तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर मेरा सस्पिशियन कंफर्म हो गया उसके मार्शल आर्ट बुक को देखकर, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। पर आखिर में उसने उसे मार डाला और उसकी हिडन स्किल्स छीन ली, जो कि 1000 गोल्ड कॉइन से भी महंगी है। लाइफ एंड डेथ की स्वॉर्ड से जियांगो के 100 ग्रेट मास्टर्स तक, और उसके अलावा 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक चियोन मू एक, जिसे द डीमन स्वॉर्ड भी कहते हैं, वो भी उसके पीछे गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। और हर बार जब मैं उसके पास किसी को भी बेचता वो मुझे खोज लेता। उसने ना सिर्फ मेरी उंगलियां काट दी बल्कि मेरी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली। और जाते वक्त उसने मुझसे ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई रीजन है ही नहीं कि मैं ये सब ना ले जाऊं। ये सुनकर फैंटम भी घबरा जाता है और वो मन में कहता है, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा क्योंकि उसने इसे मारने की कोशिश की थी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक 20 साल का लड़का चियोन मू एक द डीमन स्वॉर्ड को कैसे हरा सकता है? जिन ली बोंग खाते हुए कहता है, वो मेरे सारे एसेट्स हड़पना चाहता था, प्लीज उस कमीने को मार डालो। और उस डीमन का नाम है जियोक लीगियोन। सीन शिफ्ट होता है, हमें फैंटम को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था। एक आदमी उससे कहता है, ये यंग मास्टर जियोक का रूम है, वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो हमारे जैसे लोली सर्वेंट से भी बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो सच में एक बहुत ही वॉर्म इंसान है। जिसे सुनकर फैंटम मन में सोचता है, क्या वो एक वॉर्म इंसान है? आखिर ये लोग उसे वॉर्म इंसान क्यों कहते हैं? और जितना मैंने जियोक लीगियोन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, मुझे बस ये पता चला कि कुछ लोग उसे द एलिगेंट यंग मास्टर जियोक कहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके उसने सारे एसेट्स छीन लिए। कुछ लोग उसे बेवकूफ भी कहते हैं जो हमेशा अपने पैसे हार जाता है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो कम्पीट करने वाले हैं म्यूरिम टूर्नामेंट में। आखिर ये कमीना एग्जैक्टली है कौन? फिर वो उस सर्वेंट से पूछता है, क्या जाने से पहले उसने कुछ कहा था तुमसे? सर्वेंट बताता है, जाते वक्त उसने कहा था कि वो अपने ग्रैंड लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अपने लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढना चाहते हैं जो कि अच्छे से हमारे यंग मास्टर जियोक का ख्याल रख सके। फैंटम सोचता है, आखिर वो बंदा और कितना मिस्टीरियस है। सर्वेंट कहता है, ये यंग मास्टर जियोक का रूम है, आप इसे देखने के
लिए कुछ टाइम ले सकते हैं। फैंटम उस रूम का दरवाजा खोलता है पर वो रूम काफी नॉर्मल होता है, जिसे देखकर फैंटम सोचता है चीजें तो सारी नॉर्मल लग रही है, सभी के रूम जैसे होते हैं, ये रूम भी उसी की तरह लग रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, एक बोर्ड जहाँ लिखा होता है कॉन्करर हुबाई, और वो हंसते हुए कहता है हुबाई इस साल 2 म्यूरियम टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, लेकिन ये बस वक्त की बात है, उससे पहले मैं उस कमीने को पकड़ूं। लेकिन कॉन्करर हुबाई वो आखिर कहना क्या चाहता है, वो हुबाई को जीतना क्यों चाहता है, या ऐसे ही वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्करर क्यों नहीं करना चाहता। तभी फैंटम के पीछे से आवाज आती है, मैंने उसे ऐसा करने से रोका था, मैंने उससे बोला था वो एक बार एक ही कदम उठाए। फैंटम पीछे देखता है कौन है, और तभी हमें स्टेप करने की आवाज सुनाई देती है, और फिर हमें उसी घर में दिखाया जाता है जहाँ पूरा अंधेरा था, और कोई कप में टी डालते हुए कहता है लीगियोन हुबाई में क्यों गया, और अब मैं कैसे जानूंगा उसके दिमाग में क्या है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। और फैंटम इन सब की बात सुनी रहा था, और तभी हम उस रूम में 3 लोगों को दिखाया जाता है, और इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, ये वही दादा दादी और डीमन स्वॉर्ड होता है, और ये दोनों बूढ़े इंसान जियोक के पेरेंट्स होते हैं। जियोक के फादर कहते हैं अगर तुम फिर से जिएंगो में कदम रखोगी तो पूरा जिएंगो हलचल में आ जाएगा, और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ फैंटम एक हथियार के साथ दीवार में लटका हुआ था। जियोक की दादी कहती है वैसे भी मैं 100 साल से ज्यादा ओल्ड हूँ, मेरे जैसे ओल्ड वुमेन के लिए कानून आखिर क्या ही मायने रखेंगे। फिर जियोक की ग्रैंड मदर फैंटम से कहती है ए यंग लड़के, क्या तुम भी एक कप लेना चाहोगे, और ये देखकर फैंटम घबरा जाता है, ये एनर्जी और ये वेपन्स, ये इंसान, ये शायद वही है जिसे फॉर्मर हेवनली डीमन का सबसे ट्रस्टेड अलाई कहा जाता है, द सुप्रीम डीमन एम्प्रेस, जिसे 10 डीमन स्वॉर्ड यंग हुआंग भी कहा जाता है, और उस स्वॉर्ड के मायान का सिंबल मैं इसे देखकर बता सकता हूँ, ये आदमी नैन ली सेंग है, जिसे द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है, जो इस वक्त सबके नजरों से छुपा हुआ है। आखिरकार एक टाइम के सबसे ग्रेट मास्टर आखिरकार एक डीमन के साथ ये क्यों है, और इसके साथ द ग्रेट डीमन स्वॉर्ड चियोन मुएक भी हैं, और ये टेरिफाइंग की ये उसी इंसान से निकल सकती है, और मैंने जो वो निशान देखा था वो थंडरबोल्ट स्वॉर्ड नेंग ली सेंग का स्पेशल मार्शल आर्ट ही था, और आखिरकार ये डीमन स्वॉर्ड चियोन मुएक उसके पीछे चला गया। क्या ये सभी लोग जियोक लीजियन के साथ मिले हुए हैं, लेकिन क्यों? फिर वो उन सभी से पूछता है तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे। ये हुआंग कहती है, वो बूढ़ी औरत, जैसे मैंने कहा था नाम याद ही रखना क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो कहती है हमने उससे प्रॉमिस किया है कि उसके इजाजत के बिना हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से मैंने तुम्हारे की सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तुम्हारे पैर के एक टेंडेंट को काट दिया है, और मैंने सुना है जो असैसिन्स होते हैं वो मौत से भी नहीं डरते, वो अपने दांतों के पीछे एक जहरीली गोली छुपा के रखते हैं। जिसे सुनकर फैंटम सोचता है तो ये मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद को ही मार डालूं। अब शायद लगता है और कोई रास्ता नहीं है, और तभी वो जहरीली गोली को चबा लेता है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और खून निकलते निकलते वो कहता है जियोक लीगियोन, उससे मैं बहुत ज्यादा ही जेलस हूँ, और तुम्हारे जैसे मास्टर्स का उसे प्रोटेक्ट करना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और वो मरने लग जाता है क्योंकि उसने वो जहरीली गोली खा ली थी। और आंखें बंद करते हुए ये हुआंग कहती है वो एक ऐसा इंसान है जिसे हमारी मदद नहीं चाहिए, और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जियोक लीगियोन, और इस वक्त वो कुछ लोगों के सामने खड़ा होता है। वो जियोक से कहते हैं हमने फाइनली तुम्हें खोज ही लिया, तुम्हारे पास वही बुक रिकॉर्डिंग है जिसमें सीक्रेट टेक्निक्स है ना। उनमें से एक बंदा कहता है अपने गार्ड को डाउन मत करना, इसे मारने के लिए जितने भी मास्टर्स आए हैं वो वापस नहीं लौटे हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और सभी लोग जियोक से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम द ट्रेजर मर्चेंट अलायंस के ग्रैंड मास्टर के साथ पंगा लेकर बच सकते हो? और ये बंदा उसी जिन लीबोंग की बात कर रहे होते हैं, और उसी ने इन्हें भेजा है जियोक को मारने के लिए, हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी उसके फेस पर एक अटैक आकर लगता है, और वो घसीटता हुआ दूर जाकर गिरता है। और अभी के लिए हमें जियोक के पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, और हम देखते हैं वो बंदा जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके साथ ही उसे देखते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये हुआ क्या। तभी एक और असैसिन जियोक पर हमला करता है, और जियोक उनके स्वॉर्ड्स को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी भी जियोक पर अटैक करता है, लेकिन जियोक पहले वाले आदमी को आगे करता है, जिससे उसका अटैक उसके ही साथी पर लग जाता है, और फिर सारे असैसिन्स जियोक पर एक साथ हमला कर देते हैं। जियोक एकदम सेंटर में था, और सारे लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन जो भी जियोक के पास आता जाता वो मारा जाता। उनके सर, हाथ, पैर सब कुछ कटे ही जा रहे थे, और जियोक बिल्कुल फेयरलेसली उनके साथ लड़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम इन सारे असैसिन्स की लाशों को देखते हैं जो सभी मरे पड़े थे, और इन सब के सामने खड़ा था जियोक लीगियोन, और जियोक को एक भी खरोच तक नहीं आई है। और जियोक कहता है लगता है उसने अभी तक हार नहीं मानी है, शायद उसकी उंगलियां काटना इनफ नहीं था। तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो बस इस मानव का प्रोलॉग था, पर इसकी स्टोरी काफी बढ़िया है, और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी मजेदार है, और इसके बाद ही एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पॉपकॉर्न वगैरह या जो भी है रेडी कर लो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो बस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो अब
कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डिमोनिक कल्ट के बीच जो ग्रेट वॉर थी, तब जिन्होंने भी स्वॉर्ड को उठाया था वो सभी मारे गए। डीमंस और ऑर्थोडॉक्स के बीच जो ग्रेट वॉर थी, किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये वॉर 13 साल तक कंटिन्यू होगी। ये एक एंडलेस हेल था जो आंसुओं और ब्लड से भरा पड़ा था, और फिर अचानक से वो वॉर रुक जाता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्रूस के साथ। और अब 20 सालों के बाद भी उन ट्रूस के डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। और अब ऐसा लगता है हेवनली डीमन कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस चुप रहने में एग्री कर चुके हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिएंगो के अंदर न्यू फोर्सेस उभरने लगी। ऑन द अदर हैंड कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो वॉर की वजह से कमजोर हो गई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी को स्वॉर्ड चलाते हुए दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और वो सोचती है, आखिरकार क्यों मैं 7 स्टार रैंक को ब्रेक क्यों नहीं कर सकती। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम जियोंग चेरियोंग होता है। और ये स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की दूसरी बेटी है। वो सोचती है मुझे मास्टर करना होगा रेड डेथ स्वॉर्ड आर्ट को, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को रिस्टोर कर सकूं। और वो अपने तलवार को म्यान में रखते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मेरे स्किल्स इम्प्रूव हो ही नहीं रहे। तभी उसे कोई बुलाती है और यह है जियोंग फारियोन, जो की सबसे बड़ी बेटी है राइट स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की, और चेरियोंग की बड़ी बहन है। और पास वाला आदमी सीओ बैक इसी लड़की का हस्बैंड है। चेरियोंग कहती है, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आप अचानक से क्यों आ गए। तभी फारियोन कहती है, यहाँ पर ज़ैंग क्लैन का कोई आ रहा है और स्वॉर्ड्समैन जेंग आपसे कम्पीट करना चाहता है इस साल के ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में। और अब हमें इस टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। सेंट्रल प्लेन्स के मार्शल आर्टिस्ट में 2 टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रैंड माना जाता है, जिसमें एक है द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में सेक्स, ऑनर और यहाँ तक की जान भी दांव पर लगाई जाती है। हेवंस के नीचे सबसे बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। और फिर यंग मैन और वुमेन्स के लिए जो कि कम्पीट करते हैं पेयर्स में, उसे कहा जाता है द ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट। द ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ यंग राइजिंग टैलेंट्स के लिए होता है। और इस साल ये दोनों टूर्नामेंट वुहान और हुबाई में होने जा रहे हैं। और चारयोंग अपने मन में सोचती है, बच्चों की तरह जोड़े बनाना पहले से ही बहुत बुरा है, लेकिन उस ठरकी जेंग इंग्योल के साथ जोड़ा बनाना। फिर वो अपने सिस्टर से कहती है, नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, आखिरकार मुझे क्यों उस जैसे इंसान के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। फारियोन कहती है, तुम परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो। तुम हमेशा से कहती आई हो कि तुम हमारे क्लैन का ऑनर लाओगी, और अगर तुम ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रेस्टीज मिलेगी। और तभी चारयोंग वहाँ से चिल्लाकर चली जाती है, मैंने बताया ना मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। और चारयोंग को ऐसे देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वुहान के मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा ही चहल पहल होती है। और वहीं पर चेरियोन चल रही होती हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, क्या तुमने न्यूज सुना है, हमारे ग्रैंड मास्टर फिर से अपने एक फिंगर को लूज कर चुके हैं। वो दूसरा बंदा कहता है, लगता है उन्हें हमारे बिहाफ पर सजा मिल रही है। और चेरियोंग सोचती है, पर क्या हो अगर ज़ैंग क्लैन ग्रज को होल्ड करे और हमारे क्लैन के अगेंस्ट हो जाए। पर क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो एक पावरफुल क्लैन है। और हमें बताया जाता है ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ एक दूसरे को धोखा देना, लोगों को हर्ट करना, स्कीम्स और गंदी चाली चलना ये आम बात है यहाँ पर। ये सब चीजें देखकर चेरियोन कहती है, क्या ये वही जेंगू है जिसका मैंने सपना देखा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो पीछे देखती है जहाँ लोग कहते हैं, ओह ये तो लीडर है म्यूरिम अलायंस का। चेरियोन देखती है वहाँ पर एक आदमी के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, हेवनली डीमन अब गिर चुके हैं, 13 साल से चली हुई वो वॉर अब खत्म होने वाली है। जिसे देखकर चेरियोन सोचती है, ये तो नॉनसेंस है, भले ही ये एक नाटक है, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं पता ऑर्थोडॉक्स फैक्शन एंड डिमोनिक कल्ट के बीच वो वॉर कैसे रुकी। तभी चेरियोन के पीछे एक आदमी आकर कहता है, मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ, हेवनली डीमन का 9 कैलेमिटीज डिमोनिक टेक्निक, जिसे इनविंसिबल डीमन आर्ट भी कहा जाता है, उसे कोई भी आमने सामने नहीं हरा सकता। और इसके अलावा वो ग्रेट वॉर ऐसे एंड नहीं हुई थी। और यही हमारा मेन कैरेक्टर जियोक लीजियन है। जिसे देखकर चेरियोन सोचती है, ओके तो अब ये अजीब बंदा कौन है। तभी जियोक कहता है, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्यों ना एक साथ एक ड्रिंक हो जाए और मुझे जरा रास्ता भी दिखाना, मैं वुहान में पहली बार आया हूँ। चेरियोंग उसे देखकर सोचती है, ये अपने मासूम चेहरे के साथ कौन सा चल रहा है। और तभी वो जाते हुए कहती है, अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हें किसी बेकार आदमी की तरह बात नहीं करना चाहिए, और मुझे कुछ और भी काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जियोक फिर से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये जियोंगो है। चेरियोन कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जियोक कहता है, आइडियल्स और कैवलरी पहले से ही अबेंडन कर दी गई है, अब ये जियोंगो नहीं बल्कि एक दिखावा है। क्या ये बहुत पैथेटिक नहीं है। ये सुनकर चेरियोन के हाथ कांपने लगते हैं और खुद को शांत करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी तुम जियोंगो में ही रह रहे हो। और ये कहते ही वो वहाँ से चलने लगती है। और चेरियोंग मन में कहती है, ये जियोंगो इतना भी बुरा नहीं है जो डिजर्व करे इतने डिसरेस्पेक्ट को। उसे जाते हुए जियोक भी देखता है और मुड़ते हुए एक स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआयंग इन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट है यहाँ लोग मजे से खाना खा रहे हैं। और कुछ लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। और खाना खाते हुए एक बंदा कहता है, मैंने सुना है इस
इस बार का ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और इस बार चैंपियनशिप के सबसे टॉप कैंडिडेट बुकचियन फैमिली के स्पोर्ट्समैन ही होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेरियन भी आ जाती है और वो सोचती है यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है तो क्या इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर चेरियन से कहता है क्या आप राइट के स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी जियोंग नहीं है, आपको यहाँ पर अकेले क्यों आना पड़ा। चेरियन कहती है मैं बस एक लाइट ड्रिंक लेने आई हूँ। वो आदमी फिर से कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और अब स्पेशल रूम में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है और फिर उन्हें उसी स्पेशल रूम में लेकर जाने लगता है। लेडी जियोंग आप हमारे वुहान के बेस्ट हो तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। और सभी लोग ये सुनते हैं कि ये वुहान की बेस्ट है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं ये कितनी सुंदर है और अकेली ये रेस्टोरेंट में आती है। ये सुनकर चेरियन सोचती है आखिर ये रूमर्स कौन फैला रहा है और मैं अकेली ऐसी रेस्टोरेंट में नहीं आती। और तभी वो आदमी कहता है आपको जहाँ मन करे वहाँ बैठ सकती हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो लोग एक आदमी को देखते हैं और वो चेरियन को देखकर कहता है ओह हम दोबारा मिल गए, अगर मुझे पता होता कि हम दोबारा मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही आता। और ये और को नहीं जियोक है। जियोक लेग पीस को खाते हुए कहता है क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में पता है और एक पार्टिसिपेंट के तौर पर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसकी डेडलाइन क्या है। चेरियन कहती है तुम तो सीरियसली उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। जियो कहता है ऑफ कोर्स और वहाँ पर सुंदर लड़कियाँ भी आएंगी और मेरा फेस ऐसा है जो लड़कियों को काफी पसंद भी आता है और मैं 10 सालों से ही ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं जहाँ भी गया लड़कियाँ हमेशा मेरे पीछे पड़ती रहती है। जिसे देखकर चेरियन सोचती है अनबिलीवेबल और ये हमेशा से ही इतना अच्छा आदमी रहा है और ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है जब मैं इससे पहले मिली थी। जियोक फिर से कहता है और अब मुझे रियलाइज हुआ कि जियांगो में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। चेरियन कहती है कौन है। जियोक बताता है वो मेरी मदर है। चेरियन कहती है ओह तुम्हारी मदर। जियो कहता है क्या तुम मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो क्या, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है। और ये सुनकर चेरियन शॉक हो जाती है अरे नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जियो फिर से कहता है खैर इसके अलावा मैं एक बहुत बड़े इवेंट के लिए नर्वस फील कर रहा हूँ और इस वजह से मुझे और ज्यादा खाने का मन कर रहा है। चेरियन पूछती है तो क्या ये उस टूर्नामेंट की वजह से है। जियो कहता है नहीं मैं तो ऑब्वियस हूँ, वो टूर्नामेंट मैं ही जीतने वाला हूँ। मैं इस साल एम कर रहा हूँ टू कॉन्कर हुबाई। और ये सुनकर चेरियन उसे देखते रह जाती है। जियो कहता है वैसे चिंता करने के लिए बहुत चीजें हैं और करने के लिए भी बहुत काम है और ऐसे वक्त में मुझे और भी ज्यादा भूख लगती है। तभी बाहर से कोई कहता है टूर्नामेंट को जीतना और हुबाई को कॉन्कर करना, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे। मैंने यहाँ से गुजरते वक्त एक आवाज सुनी, क्या तुम राइट स्वॉर्ड सेक्ट की लेडी जियोंग हो। बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और ये है जेंग इंजियोल जो की जेंग जिंग क्लैन का सक्सेसर है। और पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में चेरियन और उसकी सिस्टर इसी के बारे में बात कर रहे थे। इंगियोल कहता है चलो यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है और ये लड़की इसी इंगियोल की छोटी बहन है जिसका नाम है जेंग इनहुआ। और तभी इंगियोल चेरियन को घूरते हुए कहती है ओह बहुत टाइम हो गया, तुम इतने टाइम से कैसी हो। और चेरियन सोचती है ये कमीना फिर से मेरी बॉडी को स्कैन कर रहा है, मेरा अभी इसका सर काटने का मन कर रहा है। तभी इंगियोल की नजर जियोक पर पड़ती है, ऐसा लगता है कोई और भी यहाँ पर है। और ये कहते हुए वो जियोक को एक सोने का कॉइन दे देता है, ये तुम्हारे बिल के लिए है और अगर तुम खाना खा चुके हो तो प्लीज इस सीट को छोड़ सकते हो। और फिर जियोक भी उसे सीरियस नजर से देखने लगता है, लेकिन फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता ये काफी होगा क्योंकि और भी खाना आ रहा है। इंगियोल कहता है ओए कमीने जल्दी से चला जा यहाँ से जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। और तभी वो देखता है जियोक के ब्लेड्स की तरफ। ओह तो तुम जेंगो के एक मेंबर हो इसीलिए तुम में इतना ज्यादा घमंड है, तुम्हारे वेपन्स तो काफी बड़े हैं, क्या मैं इनमें से एक ले लूं। और तभी वो उन स्वॉर्ड्स में से एक को उठाने लगता है और उसे उठाते हुए सोचता है ये क्या है, ये इतना भारी क्यों है, पर अगर ऐसे ही मैं पीछे हट जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी होगी। तभी वो उस स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए सोचता है भले ही मुझे अपनी सारी इंटरनल एनर्जी क्यों ना यूज करनी पड़े, मैं इसे उठाकर ही रहूंगा। और फिर वो उसे उठा लेता है। हाँ ये थोड़ी सी भारी तो है, तो क्या तुम इस ब्लेड को अपने मसल्स बढ़ाने के लिए यूज करते हो। और इस वक्त वो पूरा पसीने में था और उस ब्लेड को बहुत मुश्किल से उठा पा रहा था। और तभी जियोक उस ब्लेड को इंगियोन के हाथों से छीन लेता है और हंसते हुए कहता है वैसे ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। इंगियोन कहता है ओए बास्टर्ड ये टूल ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए होगा। जियो कहता है अरे नहीं सच में ये मेरा ही है। हम देखते हैं इंगियोन के चेहरे को जो पूरा गुस्से में था और वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है। ओए क्या तुम मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। तभी चेरियन कहती है रुक जाओ हम अभी एक रेस्टोरेंट में हैं। और चेरियन के ऐसे करने से सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इंगियोन की फैमिली काफी पावरफुल है और चेरियन की फैमिली इनसे कमजोर। इंगियोन कहता है ओह तुम मुझे ऐसे नजर से देख रही हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। एंड तभी वो चेरियन का हाथ पकड़ लेता है। वैसे भी हम दोनों एक साथ ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट को ज्वाइन करेंगे और ये आइडिया बुरा नहीं है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक दूसरे को
जान लेना। लेकिन चेरियोंग अपना हाथ छुड़ाती है। माफ करना, मैंने किसी और के साथ पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया है। इंगियोल ये सुनने के बाद कहता है, क्या और क्यों? चेरियोंग बोलती है, क्योंकि तुम अपनी फैमिली की पावर यूज करके मुझ पर हर चीज तोपते हो और यह बहुत शर्मनाक तरीका है। और इस पर इंगियोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करोगी? लेकिन चेरियोंग हिचकिचाने लगती है, क्योंकि इसने तो ये ऐसे ही बोल दिया था। पर तभी जियो कहता है, मेरे साथ ये टूर्नामेंट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी। इंगियोल ये सुनने के बाद कहता है, क्या? तभी इंगियोल की सिस्टर एनहुआ कहती है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? जियो कहता है, नहीं पता। पर क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? एनहुआ कहती है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता। जियो बोलता है, जब कोई इंसान किसी से पहली बार मिलता है तो दो रिएक्शंस निकलते हैं, या तो वो उसे डिसमिस करते हैं या फिर डरते हैं। लेकिन तुम तो दोनों कर रहे हो। तुम लोग मुझे डिसमिस कर रहे हो क्योंकि तुम लोग मुझे जानते नहीं। वैसे मैं तो ऐसे इंसान से डर जाता। एनहुआ कहती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो अब? इंगियोल कहता है, मानना पड़ेगा, हिम्मत तो बहुत है तुम में। जियो बोलता है, तुमने देखा होगा मैं बहुत अच्छे से गाता हूँ। और कहते हैं जो लोग अच्छे से गाते हैं वो अच्छे से बोलते भी हैं। और इस टाइम इंगियोल बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था और गुस्से में वो जियो के टेबल को तोड़ने वाला था। लेकिन जियो कहता है, ओ हेलो, संभाल कर, मेरा खाना मत बर्बाद कर देना। तभी इंगियोल अपने कपड़े ठीक करते हुए वहाँ से चलने लगता है और कहता है, तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए एनहुआ जियो की तरफ देखती है। जियो भी उसे देखता है और एनहुआ कहती है, तो फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। और अभी रूम में सिर्फ चेरियोंग और जियो ही बचे हैं। पर चेरियोंग थोड़ी घबराई होती है क्योंकि उसने इंगियोल को बुरा भला बोल दिया था और वो सोचती है, अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ और इस वजह से ये लड़का भी खतरे में होगा। तभी जियो कहता है, तो चलो क्यों ना हम एक साथ ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मैं अपने प्लान्स को रिवाइज कर लूंगा। चेरियोंग कहती है, क्या रिवाइज? पर क्या तुम पहले से ही इसमें पार्टिसिपेट होने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? जियो बताता है, हाँ इसीलिए तो मुझे रिवाइज करना है। चेरियोंग कहती है, अब ये मत बताना, जब तुमने कहा था तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। जियो कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। चेरियोंग हंसते हुए बोलती है, तो फिर तुम्हारे पास इतने अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स होने के बावजूद भी तुम चुप क्यों रहे? आपने फिर उसे पीटा क्यों नहीं? जियो कहता है, मुझे बच्चों से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। और चेरियोंग मन में कहती है, ये बस एक्सक्यूज दे रहा है। और चेरियोंग को लगता है कि जियो बस फेंक रहा है। पर तभी जियो सीरियस होकर कहता है, कम से कम ये बच्चे जिएंगो के सड़ने की वजह तो नहीं है। चेरियोंग सोचती है, इस बार तो ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है, शायद ये सच बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है और इंगियोल के चेहरे चपाटे बोलते हैं, ऐसा लगता है लेडी चियोंग को यंग मास्टर इंगियोन बहुत ज्यादा पसंद है और पक्का वो आपको जेलस करने की कोशिश कर रही है। तभी दूसरा चेहरा भी बोलता है, ये सोचना कि वो उस जोकर के साथ टूर्नामेंट में जाएगी और आपको रिजेक्ट कर देगी, ये तो नामुमकिन है। बट इंगियोल सोचता है, वो लफिंग गाय और ब्लेड वो पहले इतना हल्का नहीं था, मैं उसे यहाँ पहले देख रहा हूँ। वो है कौन और उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की? इसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है। चेरियोंग की सिस्टर फ्लोरियन कहती है, मैंने सुना है कि उसने यंग मास्टर जेंग इंगियोल को रिजेक्ट कर दिया है और यंग मास्टर इंगियोल हैवक में बहुत ज्यादा परेशानियां कर रहे हैं क्योंकि वो अपसेट हैं। तभी उसके सामने वो औरत कहती है, क्या उसने यंग मास्टर इंगियोल को रिजेक्ट कर दिया? मैं इसीलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि यंग मास्टर इंगियोल पर जो रूमर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये चेरियोन की मॉम है जिसका नाम है आन सुए, जो कि राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की मैट्रियार्च है। फ्लोरियन कहती है, लेकिन हम नहीं जानते यंग मास्टर जेंग इंगियोल अपने गुस्से से क्या करेंगे। चेरियोन की मदर कहती है, चेरियोंग अभी भी यंग है और हम उसे अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। फ्लोरियन बोलती है, ये सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं है, ये चेरियोन के बारे में भी है, वो उसे भी चोट पहुंचा सकता है। और वहीं पर एक आदमी भी बैठा होता है जो चेरियोन के फादर हैं, जिनका नाम जियोंग लीचू है और ये राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर हैं। वो सोचता है, मेरी स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से मेरी फैमिली आज सफर कर रही है और अगर मैंने भी क्रिम्सन डेड स्वॉर्ड आर्ट सीख लिया होता तो आज हमारी फैमिली भी पावरफुल होती। फ्लोरियन कहती है, ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है पर हमें पहले चेरियोन को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर चेरियोन आ जाती है। चेरियोन की मदर कहती है, चेरियोन हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे और ये लड़का ये कौन है? चेरियोन बताती है, ये वही है जिसके साथ मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में। और जब उसकी फैमिली ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाते हैं। तभी जियोक आगे बढ़ता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ जियोक लीगियोन। ये बर्तन फुजियान रीजन से आया हुआ एक चीनी मिट्टी का बर्तन है और आप इसका कितना दे सकते हो? चेरियोन के फादर जियोंग लीचू कहते हैं 115 यांग। लेकिन जियो कहता है, अगर मैं होता तो 120 यांग ही देता। और तभी जियोंग लीचू अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, चेरियोंग तुम ये कह रही हो कि तुम ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगी यंग मास्टर जियो के साथ? और चेरियोंग की माँ सोचती है, भले ही वो कितनी बच्ची क्यों ना हो, लेकिन वो कैसे एक अजनबी के साथ ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो पूछती है, यंग मास्टर जियो आप कौन से सेक्ट से हैं? जियो कहता है, मेरा कोई भी सेक्ट नहीं है पर मेरे पेरेंट्स ह्यूमन गेट के पास फ्रूट्स बेचते हैं। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर चेरियोंग के फादर पूछते हैं, तुम्हारे पीठ पर जो ब्लेड्स हैं क्या
क्या आपने इन दोनों को मास्टर कर लिया है? और वो मन में सोचता है इन्हें तो कोई थर्ड रेट थग भी मास्टर कर लेगा। तभी जियो कहता है हाँ मैंने दोनों को ही मास्टर किया है। और ये सुनकर चेरियों के फादर फ्रीज हो जाते हैं। तभी जियो कहता है मैं कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हूँ और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से आया हूँ। जियोंग लीचू फिर से पूछता है अब ये मत बोलना कि तुमने ये मार्शल आर्ट्स अपने पेरेंट्स से सीखे हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं। जियो कहता है हाँ पर क्या आप लोग फ्रूट नहीं खाते हो? और ये सुनकर चेरियन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वारियन उससे कहती है सुबह जाकर मास्टर इंगियोन से माफी मांग लेना। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चेरियन कहीं जा रही होती है और वो सोचती है मैं उसे घर इसीलिए ले आई क्योंकि इंगियोन उसके साथ कुछ भी कर सकता था, पर मुझे अब क्या करना चाहिए? और तभी वो सामने देखती है जियो को और वो उसे पूछती है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? जियो कहता है जब मैं कहीं और सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती और इसके अलावा आज रात मुझे एक काम भी है, मैं आज कुछ लोगों को मारने जा रहा हूँ। चेरियन उसे देखकर सोची है इतने डार्क जोक्स ये ऐसे कैजुअली कैसे बोल सकता है? और वो फ्रूट का शॉप जिसके बारे में ये बात कर रहा था क्या वो भी एक मजाक था? फिर चेरियन जियो से पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह के लोग हैं? और तुमने कहा था तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिलहाल तुम्हारे फादर कैसे हैं? जियो बताता है मेरे फादर रूल्स को फॉलो करते हैं और हर चीज के बारे में सोचते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन वो उन रूल्स को मेरे ऊपर भी थोपते हैं और यही मेरे लिए प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स मुझे जिएंगो आने नहीं दे रहे थे, स्पेशली मेरे फादर। चेरियन सोचती है जरूर इसके पेरेंट्स जिएंगो के नहीं होंगे इसीलिए वो अपने बेटे की फिक्र कर रहे होंगे। पर तभी जियो कहता है मेरे पेरेंट्स जिएंगो की बहुत फिक्र करते हैं, जिसे सुनकर चेरियन शॉक हो जाती है। चेरियन सोचती है मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में भी फिक्र करते हैं और खास तौर पर अभी जिस पॉइंट पर हम हैं। तभी जियो कहता है मैंने अपने लिए खाना बचा कर रखा था लेकिन उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स है, क्या कल तुम्हारी फैमिली मुझे मीट सर्व कर सकती है? चेरियन हंसते हुए कहती है हाँ ऐसी बेवकूफ बातें बंद करो और कल सुबह इस जगह को छोड़ देना। तभी जियो चेरियन को घूरने लगता है। वो कहती है क्या हुआ? जियो बोलता है क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? और तभी चेरियन शर्माते हुए कहती है बदतमीज कहीं के, मैं बस उनकी फिक्र कर रही हूँ जो तुम्हारे साथ फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियो का जाता है। वो लोग जियो को देखकर कहते हैं ये कमीना आप कौन है? उनमें से एक आदमी कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो और तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर हो? जियो कहता है द डार्क हब, ये जगह जानी जाती है अपनी वॉन्डरिंग मार्केट की वजह से। तभी एक आदमी हंसते हुए कहता है तुम्हें इस जगह के बारे में पता है और फिर भी यहाँ गए? धीरे धीरे दुनिया अच्छी बन रही है क्योंकि छोटे बच्चे भी अब हर जगह घूमने लगे हैं। तभी जियो कहता है अगर दोबारा मुझे छोटा बच्चा कहा तो अगली बार यहाँ पर तुम्हारी लाश मिलेगी। तभी वो आदमी उठकर कहता है मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा था क्योंकि तुम बच्चे हो, पर तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। और तभी वो जियो पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है लेकिन जियो की अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और अपनी हाथों में कुछ पर्पल कलर की एनर्जी को गैदर करते हुए उसके पेट पर अटैक करता है। और इस एक अटैक से ही वो आदमी हिलने के लायक नहीं बचा था। ये सब उसके साथी भी देख रहे थे लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा था कि जियो ने भी उस पर हमला किया है। वो बीच वाला आदमी कहता है ओए बेवकूफ, तो क्या अब तुम बच्चे पर अटैक करोगे? और तुम बच्चे ये जगह छोड़ो और जाकर अपनी माँ की मदद करो। और तभी हम देखते हैं जिस आदमी ने जियो पर हमला किया था उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ बैठे लोग भी शॉक हो जाते हैं। जियो कहता है ये टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही वो दिन है जिस दिन मैं अपने फ्यूचर के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ, तो इसीलिए ये सब रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी वो तीनों बहुत गुस्से में खड़े हो जाते हैं। ओए बास्टर्ड कहीं के, ऐसी बकवास बातें बंद करो। लेकिन उनके कुछ और बोलने से पहले तभी जियो उनके पास आ जाता है और अपनी ब्लेड से उन पर एक स्लैश लगा देता है और इस एक ही स्लैश से उन तीनों की बॉडी कट जाती है और इससे वो तीनों दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। जियो कहता है और आज के दिन मैं जिनको भी जाने देना चाहता हूँ मुझे उनको भी मारना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी आदमी के पैर को दिखाया जाता है और ये और को नहीं जियो है जिसने अंदर के भी सारे लोगों को मार डाला है और वहाँ पर चारों तरफ लाशें और बस खून फैला हुआ था। तभी जियो अपने आगे वाले दरवाजे को खोलता है और सामने देखता है बहुत ज्यादा ही मोटा आदमी बैठा हुआ है और उसके आसपास की लड़कियां उसकी खिदमत कर रही होती है। जियो उन्हें ही देख रहा था, उस मोटे आदमी को, उन लड़कियों को और वहीं पर एक कमजोर आदमी को जो उस मोटे को वाइन सर्व कर रहा था। जियो आगे बढ़ता है और वहाँ पर बहुत अलग टाइप का ही ऑरा फैला हुआ था और जियो कहता है यहाँ का क्या ही एटमॉस्फेयर है। और तभी वो मोटा आदमी कहता है क्या तुम यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर आए हो और तुम यहाँ से क्या खरीदना चाहते हो जिसके लिए तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया? और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है ये है ग्लूटोनस एम्परर जो कि डार्क हब का लीडर है। जियो कहता है इस रूम में जो सबसे ज्यादा महंगा है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। ग्लूटोनस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है एक बच्चे की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे खरीद सके? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? जियो कहता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए?
चाहिए। ग्लूटोनस कहता है 5 लाख नियांग। जियो 5 लाख नियांग को जमीन पर फेंकते हुए कहता है ये रहे तुम्हारे 5 लाख नियांग। तो सौदा पक्का हुआ। लेकिन ग्लूटोनस सोचता है मुझे तो लगा था ये बस लंबी लंबी फेंकता है, लेकिन शायद से इसके पास बहुत सारा पैसा है और उसके पास जो बैग है लगता है उसमें और भी पैसा है। तभी ग्लूटोनस कहता है क्या हो अगर मैं अपनी प्राइस को बढ़ा दूं? जियो कहता है तो मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। ग्लूटोनस हंसते हुए कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा पैसा ले लूं? जियो कहता है फिर तो मैं और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। ग्लूटोनस अपने हाथ से इशारा करता है और सारी लड़कियां जियो के पास जाने लगती है। ग्लूटोनस कहता है तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दूंगा। और हम देखते हैं सारी लड़कियां जियो को चारों तरफ से घेर लेती है और वो लड़कियां जियो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और ग्लूटोनस भी इन्हें देख रहा था। लेकिन यहाँ जियो कुछ नहीं करता और वो आराम से खड़ा है। ग्लूटोनस कहता है जिस मोमेंट तुम इस रूम में आए थे उसी वक्त तुम यहाँ कैद हो गए थे। तभी हम देखते हैं एक लड़की अपने बालों से एक निडल को निकालती है और कहती है ये पिनेकल ऑफ सॉर्सरी है जो मर्दों को पैरालाइज कर देती है। और वो जियो पर हमला करते हुए कहती है इल्यूसरी ब्लिसफुल डांस। लेकिन जियो का अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है ये एक अच्छा डांस था। और वो उस निडल को छीनता है और ग्लूटोनस की तरफ थ्रू कर देता है, लेकिन वो जाकर लालटेन पर लग जाती है जिसे देखकर वो सारी लड़कियां शॉक हो जाती है। एक लड़की कहती है आखिर अभी हुआ क्या और क्या सॉर्सरी कंप्लीट नहीं हुई? ग्लूटोनस उसे देखकर सोचता है ये समझ गया कि वो लड़कियां सोल मैनिपुलेशन टूल का यूज कर रही हैं। जियो उन लड़कियों से पूछता है क्या तुम इस मोटे के पास इसीलिए हो क्योंकि तुम इसे पसंद करती हो? और वो सारी लड़कियां घबराते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं। जियो कहता है तो क्या तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो? तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है क्या तुम चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? तभी जियो कहता है तुम जरूर उस मोटे से डर रही हो और उसके सामने तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम सभी अच्छी तरीके से जी सको। तभी ग्लूटोनस जोरों जोरों से हंसने लगता है क्या इम्प्रेसिव स्पीच थी, तुम सबको मैं जाने दूंगा लेकिन तुम्हारे बॉडी पार्ट्स काटने के बाद। जो सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती है। जियो कहता है क्या सच में? तो फिर मैं तुम्हें जिंदा ही काट डालूंगा। और तभी ग्लूटोनस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ खून ही खून है। आखिरकार ये मर्डरस इंटेंट कैसा है? यहाँ हम देखते हैं वो सारी लड़कियां जियो को थैंक यू कहती है, हम आपके इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे और ये पैसे देने के लिए शुक्रिया। यहाँ ग्लूटोनस कांपने लगता है और वो सोचता है उस आदमी की किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा है जिससे मेरे जैसा एम्परर भी कांप जाए और आखिरकार मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। और वो लड़कियां मेरी आंखों के सामने यहाँ से चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं ग्लूटोनस एम्परर का हाथ बड़ा हो जाता है और उसके पैर भी बड़े होने लगते हैं और वो इस वक्त बहुत मोटा हो चुका था। मैं तुम्हें अपने स्पेशल मार्शल आर्ट से मार डालूंगा। ग्लूटोनस एम्परर्स बॉडी प्रोटेक्शन आर्ट। जियो हंसते हुए कहता है तुम तो और भी ज्यादा बड़े हो चुके हो, मतलब तुम्हें अब और भी ज्यादा मार खानी होगी। तभी ग्लूटोनस उस पर हमला कर देता है लेकिन जियो इसे डॉज कर लेता है। तभी जियो उसके पीछे आता है लेकिन ग्लूटोनस इसे भी देख लेता है और वो पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन जियो इसे भी डॉज करता है और वो तभी एक स्माइल करता है जिससे ग्लूटोनस और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ओए कमीने, बस ऐसे ही भागते रहो डरपोकों की तरह। इस टाइम जियो हवा में था और वो उससे कहता है मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वो एक जोरदार किक उस पर लगा देता है जिससे ग्लूटोनस बहुत दूर जाकर गिरता है और इस अटैक से उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से उठता है और अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है तुम कमीने, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियो कहता है घिनौने इंसान, उन लड़कियों को कैद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी वो अपनी उंगली से एक पत्थर पर मारता है जो एक लाइट की स्पीड पर जाकर ग्लूटोनस के हाथ को चीर कर निकल जाता है और वो कहता है ये कमीना, ये एक रियल मास्टर है। और हम देखते हैं इस वक्त जियो की बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। ग्लूटोनस कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मैं मरने से पहले तुम्हें मार कर जाऊंगा। और तभी वो जियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जियो का अपने हाथ में पर्पल कलर की एनर्जी को गैदर करता है और उस एनर्जी से वो ग्लूटोनस पर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो सारी दीवारें तोड़कर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं वो जमीन पर गिरा हुआ था और खून में लथपथ था। जियो कहता है मैंने तुम्हारी जान की कीमत चुका दी है तो इसीलिए अब मैं तुम्हें ले रहा हूँ। ग्लूटोनस कहता है तुम मेरी मरी हुई बॉडी को कहाँ ले जाने की सोच रहे हो? जियो कहता है लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे नहीं उससे बात कर रहा हूँ। ग्लूटोनस कहता है आखिरकार वो निकम्मा आदमी क्या ही कर सकता है, पर पहले तुम उसे ऐसे ही ले जा सकते थे। जियो कहता है पर इसकी वजह से मुझे तुम्हें मारने का एक रीजन मिल गया। ग्लूटोनस कहता है तुम तो मुझसे भी घटिया आदमी हो। जियो कहता है लेकिन मेरे ट्रैप में अच्छे लोग नहीं गिरते। ग्लूटोनस हंसते हुए कहता है ये हो ही नहीं सकता कि जियांगो में एक ऐसा भी आदमी हो। और वहीं पर ग्लूटोनस मर जाता है। जियो कहता है हम लोग फाइनली मिल ही गए। मैनर मास्टर हवा। और हवा शौक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जियो कहता है या फिर मैं तुम्हें हवा मूचियोल बोलूं? मूचियोल कहता है हाँ सही कहा,
ये कैसा ही नॉस्टैल्जिक नेम है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है हवा मूचियोल और ये फॉर्मर पेट्रियार्च है माउंट टाइस फैंटम मैनर का। जियो कहता है आखिर ये किसने सोचा था, फॉर्मेशन आर्ट और इंजीनियरिंग टेक्निक्स का जीनियस यहाँ पर हो सकता है और इसी वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। जैसा कि मैंने सोचा था उस घटना से उभरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब हमें माउंट टाइस फैंटम मैनर के बारे में दिखाया जाता है। ये जगह बहुत ज्यादा फेमस थी और जियांगू का हर एक इंसान इस जगह के बारे में जानता था। ये जगह फेमस थी मैकेनिकल टेक्निक्स की वजह से। यहाँ पर बहुत अच्छे मैकेनिकल टेक्निक्स पाए जाते थे। हवा मूचियोल जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से ये एक ऐसा इंसान था जिससे कोई भी दुश्मनी लेना नहीं चाहता था। लेकिन ये सब तब तक था जब तक इसकी बेटी ने एक अनफिनिश्ड मैकेनिकल डिवाइस को टच नहीं किया था। मूचियोल ने उस इंसिडेंट में अपनी सारी फैमिली को खो दिया, जिसके बाद उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया और अपने पेरेंट्स को चेंज कर दिया। यहाँ मूचियोल धीरे से कहता है आखिर मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ, और ये कहकर वो रोने लगता है। जियोक भी ये नोटिस करता है और कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने 10 सालों तक सफर किया जितना कोई भी अपनी जिंदगी में सफर नहीं कर सकता जब तक कि कोई अपनी फैमिली के खोने का दुख ना भूल जाए। मूचियोल ये सुनने के बाद सोचता है ये कैसा अजीब इंसान है, ये अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ मुझे बचाने के लिए आया है और अभी तक ऐसे अल्फाज मुझसे किसी ने भी नहीं कहे हैं। मूचियोल उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन जो तुम मुझे खरीद कर मेरा यूज करना चाहते हो। जियो कहता है मुझे तुम्हारा यूज करना है टू डोमिनेट जियांगो। मूचियोल ये सुनकर हंसने लगता है और अपने घुटनों पर बैठकर सोचता है क्या ये मेरा न्यू फेट है, और कहता है मास्टर मैं अपनी सारी लाइफ आपको डिवोट करता हूँ। ये देखकर जियोक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियो कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूचियोल कहता है क्या स्टार्ट करते हैं, क्या हम जा रहे हैं? और तभी जियोक एक डेविल की तरह हंसने लगता है और अपने हाथ में फायर जैसी एनर्जी को गैदर करता है और जिसे वो मूचियोल के पीठ पर लगा देता है। तभी हम एक आदमी के पैर को दिखाया जाता है जो एक पैर के टहनी के ऊपर खड़ा था और हम देखते हैं वो उसी घर के पास पहुँच गया था और कहता है क्या मास्टर जियोक अभी भी फाइट कर रहे हैं? फिर हम उस घर के अंदर देखते हैं। एक आदमी कहता है आखिर ये कैसा हो सकता है, और ये वही हवा मूचियोल है जिसे जियोक ने ठीक कर दिया है। और वो कहता है मैंने तो सुना था जब कोई बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है सुप्रीम आर्ट से तो वो कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकती, पर कैसे, तुमने ये कैसे किया? और फिर वो जियो को थैंक यू कहता है। जियो कहता है मैं तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ जब तक तुम्हारे बोन्स तुम्हारी बॉडी से बाहर ना जाए, तो इसीलिए जिसे थैंक यू कहना चाहिए वो मैं हूँ। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो क्या आपने कर दिया यंग मास्टर? और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम है मुइयोंग जो कि जियोक लीगियोन का गार्ड है। जियोक उसकी तरफ देखकर कहता है मुइयोंग प्लीज अपनी दाढ़ी कट कर दो, तुम इसमें एकदम बूढ़े लग रहे हो। और ये बात सीधे मुइयोंग के दिल पर लगती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर जियोक मूचियोल से कहता है मैनर मास्टर हवा, इसका नाम है मुइयोंग, अब से यही तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें क्या करना है। और मुइयोंग प्लेन अब चेंज हो चुका है और अब हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ज़ैंगजिन क्लैन से। मुइयोंग कहता है आपने तो कहा था ज़ैंगजिन क्लैन खिलवाड़ करने के भी लायक नहीं है और अचानक से ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में ज्वाइन करना, आखिर आप अपने प्लान को क्यों चेंज कर रहे हैं? जियो कहता है हम कभी भी नहीं जानते हमारा मन कब बदल जाए। मुइयोंग कहता है एक प्ले बॉय तो ऐसा ही कहेगा। जियो कहता है मुझे दिख रहा है तुम मेरी पॉपुलैरिटी से जल रहे हो। मुइयोंग कहता है ये ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी रहती है और क्या हो तुम्हें सच्चा प्यार भी नहीं मिले, और ऐसे ही वो बहुत सारी बातें करता है। जियो कहता है अब तो ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हो। ये सुनकर हवा मूचियोल तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ैंगजिन क्लैन को दिखाया जाता है जिसके बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे और वो चेरियन और उसके डेड लीचू से कहता है यूनियन लीडर और यंग मास्टर यहाँ नहीं है। चेरियन के फादर लीचू कहते हैं क्या हम जान सकते हैं वो कब तक आएंगे? पर गार्ड्स बताते हैं कि हमें भी नहीं पता वो कब आएंगे। और तभी लीचू चेरियन की मदर की बात याद करता है। यंग मास्टर इंगियोन बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो हेवॉक में बहुत ज्यादा परेशानियां मचा रहे हैं। लीचू सोचता है चीजें बाहर जाने से पहले हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी ज़ैंगजिन क्लैन का दरवाजा खोलता है और वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। वेल क्या आप यंग मास्टर जियोंग नहीं हैं? मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि मुझे यूनियन लीडर ने इनवाइट किया था। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये 8 फ्लाइंग हैंड्स वॉन यू की हैं और हाँ ये ज़ैंगजिन क्लैन का नहीं है। तभी जियोंग लीचू कहता है बहुत वक्त हो गया ग्रैंड मास्टर वॉन से मिले हुए, और वो सोचता है मैंने सुना था ज़ैंगजिन क्लैन के लीडर पावरफुल लोगों को बढ़ाकर अपनी पावर बढ़ाता है, पर ऐसा लगता है वो इस बात में बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। वॉन कहते हैं लगता है हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो क्या हम एक ड्रिंक करने के लिए चल सकते हैं? और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ैंग इंगियोल खिड़की से उन्हें देख रहा है, मतलब ये कुछ प्लान कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्रिंग ब्रीज इन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन कहता है ये लीजिए ये बियर बाइल वाइन है। लीचू
कहता है आपका शुक्रिया। वॉन कहता है वैसे ज़ैंग जिंग क्लैन के लीडर बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे। ली चू कहता है अगर आपको मौका मिले तो हमारे बारे में कुछ अच्छा बताइएगा उन्हें। वॉन कहता है अरे चिंता मत कीजिए, मैं कुछ अच्छा ही बोलूंगा। और बच्चे तो ऐसा करते रहते हैं। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चेरियन कहती है क्या यंग मास्टर जियोक यहाँ से जा चुके हैं। एक लेडी बताती है जी हाँ, वो कल रात ही यहाँ से चले गए थे। चेरियन कहती है क्या, बिना कुछ कहे। यहाँ प्रेजेंट में चेरियन सोचती है वो आदमी कल बोल रहा था कि सुबह मुझे मीट चाहिए, तो वो अचानक से चला क्यों गया। इसके बाद हम देखते हैं ली चू वॉन को ग्रीट करते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता और इस वाइन के लिए भी शुक्रिया, अगली बार की ट्रीट हमारी तरफ से होगी। तभी वॉन चिल्लाकर कहता है अरे मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और तभी वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और ली चू उसे देखता ही रह जाता है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर कहती है ये रहा आपका बिल। और जब ली चू उस बिल को देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, 120 न्यांग सिर्फ एक बोतल वाइन के लिए। फिर वो उस ओनर से कहता है अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या कल आकर हम पैसे दे सकते हैं। ओनर कहती है माफ करना, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो जब तक आप यहाँ पर पैसे नहीं लाते हो आपकी बेटी यहीं पर रहेगी। और चेरियन को सभी घेर लेते हैं। तभी ली चू चेरियन के सामने आ जाता है ओए तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग मेरी बेटी को होस्टेज बनाना चाहते हो। ओनर कहती है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी बेटी मेहमानों को सेटिस्फाई कर सकती है। ली चू मन में कहता है क्या ये सब पागल हो चुके हैं, और लगता है ये कोई ऐसा वैसा वाइन शॉप नहीं है और इन सब के पास एक अनयूजुअल ऑरा है, शायद ये लोग भी मेरे जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और तभी वो लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी पीछे से कोई कहता है सेक्ट लीडर हम दोबारा से मिल गए। और हम देखते हैं जियोक भी वहाँ पर आ जाता है। चेरियन जियो को देखकर कहती है क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियो कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया हूँ, पर इस वाइन का टेस्ट अलग लग रहा है, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है। ओनर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। जियो कहता है मैंने सुना है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो क्या आप इस फेक वाइन को सभी को बेचते हो। ओनर कहती है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पिए हुए हो, इसीलिए अपने आवाज को नीचे करो। जियो चिल्ला कर कहता है ये जो वाइन बेच रहे हैं ये फेक है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ओनर कहती है ये आदमी नशे में है और कुछ भी बकवास किया जा रहा है, तो प्लीज इस पर ध्यान मत दीजिए। जियो कहता है पर मैं सबको प्रूफ कर सकता हूँ, और अगर मैं ये प्रूफ कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो मेरा हो जाएगा। ओनर कहती है पर अगर तुम फेल हो गए तो। जियो कहता है तो तुम मेरे खून से बेयर को बना सकती हो, ठीक है तो सब बाहर आ जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो कहीं और पर आ चुके होते हैं। और लोग कहते हैं क्या यहाँ पर पहले से ही एक बैकयार्ड था और ये यहाँ पर क्या साबित करना चाहता है। जियो कहता है ये लोग वाइन को यहाँ से ले जाते हैं, क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती। आखिरकार वो इस छुपी हुई जगह से वाइन क्यों ले जाते हैं, यहाँ तक इन्होंने इस डोर को लॉक भी किया है। ओनर कहती है हम लोग कैसे यहाँ पर वाइन को स्टोर कर सकते हैं, क्या तुम ये नहीं सोच पा रहे। लेकिन तभी जियो उस दरवाजे को तोड़कर एक बड़ी सी बोतल ले आता है जिसमें वाइन भरी हुई होती है। और ये देखकर वो ओनर परेशान हो जाती है। जियो कहता है ये उस वाइन की असली पहचान है। ओनर मन में सोचती है मुझे कैसे भी इसे रोकना ही पड़ेगा। और तभी वो अपने मुंह से एक नीडल को निकालती है और उसे जियोक पर शूट कर देती है। मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी इसको मारने के बजाय, पर जियोक इस अटैक को देख लेता है और उस मटके को उस नीडल के सामने ले आता है, जिससे वो पूरा मटका टूट जाता है और सारी वाइन निकल जाती है। और लोग देखते हैं उस वाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो चुके थे और वो सोचते हैं आखिरकार इंसेक्ट्स वाइन में क्या कर रहे हैं। जियो कहता है तो क्या आप लोगों में से कोई इसे ट्राई करना चाहता है। और वो सभी को ये ऑफर करता है और ये देखकर सभी लोग अपनी नाक को बंद करने लगते हैं और इससे दूर होने लगते हैं। जियो कहता है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा अगर कोई इसे टेस्ट ही नहीं करेगा, क्या कोई है जो इसे टेस्ट करना चाहता है। तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है ओ इंसान चुप हो जाओ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई वाइन इंसेक्ट से बनती है। तभी जियो एक इंसेक्ट को आगे लाकर कहता है ये देखो, इस इंसेक्ट को बैक पेंटेड इंसेक्ट कहते हैं और ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बैक रिजेंबल करती है पीस ऑफ आर्ट को। और इस इंसेक्ट के बैक का जो टेस्ट है वो ऑलमोस्ट बेयर बाइल जैसा है और इसके एक्सक्रीशन का भी टेस्ट वाइन जैसा है। और इसका टेस्ट इतना सिंपल है कि कोई भी आम इंसान इस पर ध्यान भी नहीं देगा। और सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्या ये एक्सक्रीशन है। तभी कोई वहाँ पर आकर कहता है आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता। तभी वो ओनर उसे देखकर डर जाती है और कहती है एल्डर इनमेयोंग। और तभी हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है यांग इनमेयोंग जो कि साउथर्न पीक अलायंस का लीडर है। फिर हमें बताया जाता है 13 साल की ऑर्थोडॉक्स वर्सेस डिमोनिक कल्ट के बीच की वॉर, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। तो जो 9 ग्रेट सेक्ट्स थे और जो 4 ग्रेट फैमिलीज थी उन्होंने अपने डोर्स को सील कर दिया और तब से डिमोनिक कल्ट सर्कुलेशन में रहने लगा। और अब हमें जिएंगो के 4 मेजर फोर्सेस के बारे में बताया जाता है, विंड क्लाउड सिटी, नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली, डार्क पाथ यूनियन एंड साउथर्न पीक अलायंस। और इस वॉइड का एडवांटेज लेकर इन 4 मेजर फोर्सेस ने खुद को एस्टेब्लिश किया जिएंगो में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के फॉर्म में। यहाँ सभी लोग एल्डर इनमेयोंग को ग्रीट करते हैं और हमें बताया जाता है उन 4 मेजर फोर्सेस में नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली एंड द साउथर्न पीक अलायंस, ये इन चारों में भी सबसे बड़े फोर्सेस हैं। और ये नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी द साउथर्न पीक
अलायंस का लीडर है जो जिएंगो के सबसे ताकतवर लोगों में आता है। एल्डर इनमेयोंग कहता है, मैंने सुना है कि बैक पेंटेड इंसेक्ट्स सिर्फ साउथ में पाए जाते हैं, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जियो कहता है, बचपन से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। एल्डर इनमेयोंग कहता है, लगता है तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा है, तुम हो कौन? जियोक बताता है, मेरा नाम जियोक लीगियोन है और मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स एंड फ्लोइंग वाटर का एल्डेस्ट सन हूँ। एल्डर इनमेयोंग उसकी तरफ देखता है और फिर जोरों से हंसने लगता है। क्या ये अपनी पहचान को छुपा रहा है? ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। और तभी हमें उसकी बगल में एक और आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या एल्डर इनमेयोंग इस बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है? ये कितना ज्यादा ऑड है। और अब हमें इसके बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम है मैक हवी और ये साउथर्न पीक अलायंस का व्हाइट टाइगर स्क्वाड लीडर है। मैक हवी कहता है, लगता है मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। और फिर वो उस वाइन को पीने लगता है और वाइन को पीने के बाद वो उस ऑनर को गुस्से से देखने लगता है और कहता है, क्या तुम सबको धोखा दे रही थी? और ये वाइन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने पहले पी थी। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी सभी लोग उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। ऑनर कहती है, सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे फंसाया जा रहा है। फिर वो अपने गार्ड से कहती है, तुम लोग खड़े क्या हो? तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? उनके गार्ड कहते हैं, वहाँ पर साउथर्न अलायंस लीडर है, उसके सामने हम क्या ही कर सकते हैं। तभी चेरियन के फादर लीचू कहते हैं, यंग मास्टर जियोक, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियो कहता है, ऑफ कोर्स, अगर मैं ना होता तो ये काम और कौन करता? और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। एल्डर इनमेयोंग और मैक हवी उन्हीं को देखने लगते हैं। मैक हवी कहता है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है। इनमेयोंग कहता है, नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। जिस वक्त उसे मैंने देखा मुझे वो फीलिंग याद आई जिसे मैं बहुत सालों पहले भूल चुका था। मैक हवी पूछता है, कौन सी चीज? इनमेयोंग कहता है, एक्साइटमेंट, निराशा, एम्बिशन मुझ में जाग रही है। ये उस वक्त हुआ था जब साउथर्न पीक अलायंस मेरे हाथ में आया था और मुझे नहीं पता मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। मैक हवी उसे देखकर सोचता है, मैं जिस एल्डर इनमेयोंग को जानता हूँ वो किसी भी इंसान को अंदर से देख सकते हैं, लेकिन वो इस लड़के के बारे में नहीं जानता, तो मतलब ये स्पेशल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी भाग रहा होता है और सोचता है, मुझे कुछ भी करके उन सबको अलर्ट करना होगा और जिएंगो का फेट इसी पर डिपेंड करेगा। और इस वक्त ये आदमी बहुत ज्यादा घायल होता है। तभी उसके बगल में एक और आदमी आ जाता है और तभी वो एक बैज निकाल कर कहता है, मैं ऑर्थोडॉक्स अलायंस से हूँ। वो घायल आदमी सोचता है, ये सच में ऑर्थोडॉक्स अलायंस का आइडेंटिफिकेशन टैग है। और तभी वो उसे कहता है, मेरा नाम योंग है और मैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली से हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमें कुछ भी करके द ड्रैगन एंड फीनिक्स और द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट को रोकना होगा। और एक ग्रुप जिसे द फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन कहा जाता है, इसमें एक बहुत बड़ा साजिश रच रहा है। वो दूसरा आदमी कहता है, क्या जो इस साल का टूर्नामेंट हो रहा है उसका होस्ट नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली नहीं है, तो आप अपने सुपीरियर की बजाय ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास क्यों जा रहे हो? वो घायल आदमी कहता है, हमारे बीच एक जासूस है, इसीलिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। और तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे दो आदमी और आ रहे हैं। और वो घायल आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहे हैं, मैं उनका निशाना बन जाता हूँ, तुम कुछ भी करके ये बात उन्हें पहुँचा देना। वो दूसरा बंदा कहता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन कहीं और तो लीक नहीं हुई है? वो घायल आदमी कहता है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। और तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है, परफेक्ट, चलो अब जाके जान में जान आई। और वो घायल आदमी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वो दूसरा बंदा इस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और हम देखते हैं उसका सर दर्द से अलग हो जाता है। वो आदमी कहता है, तुम गलत हो, इसके पीछे द फ्लाइंग स्वेलो एसोसिएशन नहीं है। और तभी कोई और इंसान कहता है, बल्कि द फ्लाइंग स्वेलो टेल एसोसिएशन है। और ये एक लड़की बोली होती है। और तभी हमें उस लड़की के पैरों को दिखाया जाता है। वो आदमी उसके सामने झुक कर कहता है, द 16 बटरफ्लाई ग्रीड्स एसोसिएशन लीडर। इस नाम को थोड़ा और बड़ा नहीं कर सकते थे? वो लेडी कहती है, उस आदमी के साथ क्या हुआ? वो आदमी कहता है, द 14 बटरफ्लाई ने कहा था वो उसका ध्यान रख रही है। और वो लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। और अब ये ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट एक नाइटमेयर बन जाएगा। और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें जियो और चेरियन को दिखाया जाता है जो जंगल के रास्ते में कहीं जा रहे थे। तभी जियो कहता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। चेरियन कहती है, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो? जियो कहता है, इन दिनों मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। चेरियन पूछती है, हुबाई को कॉन्कर करने के लिए? जियो कहता है, हाँ मैं और क्या ही सोच सकता हूँ। तभी चेरियन कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और जेंग इंगेओल ने ही वॉन को ऑर्डर दिया होगा ये सब करने के लिए, तो अब तुम ही सोचो, मैं उस कमीने के साथ ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट ज्वाइन करूंगी। तभी जियो कहता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ तुम टूर्नामेंट मेरे साथ ज्वाइन करो और मैं तुम्हें विक्ट्री दिलाऊंगा। फिर चेरियन जियो की तरफ देखती है और वो कहती है, ठीक है, भले ही हमारे जीतना मुश्किल हो, लेकिन मैं उस कमीने जेंग इंगेओल को अपनी जगह पर ला कर रहूंगी। और अब चलो अपना बेस्ट देते हैं। जियो कहता है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें इसे हराना होगा। और ये कहते हुए पीछे की तरफ इशारा करता
है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है और ये वही 8 फ्लाइंग हैंड्स वॉन ह्यू की है और कहता है तुम तो वही आदमी हो जिसने शायद चेंग इंगियोल को अपसेट किया है और उस वाइन की शॉप में एक आदमी ने मुझे बताया था कि तुमने वहाँ पर आकर मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया था और वो शायद तुम ही हो। जियो कहता है तो तुम्हारी हॉबी लोगों के पीछे आकर मारना है। ये सुनकर चेरयोन शॉक हो जाती है, क्या ये मारना चाहता है? क्या ये इतना ज्यादा बुरा है? वॉन कहता है चेंग इंगियोल ने मुझे बस तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन शायद ये लड़की भी अब रास्ते का कांटा है। और हम चेरयोन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है और सोचती है इसकी किलिंग इंटेंट, ये तो सच में हमें मारना चाहता है। और तभी वो कांपते हुए अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और कहती है अगर हम दोनों साथ में मिलकर इस पर अटैक करें तो शायद हम जीत सकते हैं, लेकिन मैंने असलियत में कभी भी किसी पर हमला नहीं किया है। क्या तुम्हें रियल कॉम्बैट के बारे में एक्सपीरियंस है? लेकिन तभी जियो उसके पीछे छुप जाता है, प्लीज मुझे बचा लो। और अब हमें वॉन के बारे में बताया जाता है। वॉन ह्यू की पाम टेक्निक्स का मास्टर है और जब वो अपने स्किल्स अनलीश करता है तो उसके हाथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं 8 में और इसी वजह से इसे 8 फ्लाइंग हैंड्स का नाम मिला। और एक वक्त ये ऐसा था जो बेटर जिएंगो का सपना देखता था, लेकिन हमेशा उसे विलन ही कामयाब होते दिखते थे। लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान में जो डिफरेंस है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। और तभी से वो एक विलन बन गया। और यहाँ प्रेजेंट में चेरयोन उसे देखकर कांप रही है और सोचती है जरा सोचो, मैं इस आदमी से अकेले लड़ूंगी और हम दोनों में स्किल्स और एक्सपीरियंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जियोक भी उसे ऐसे देखता है और तभी उसके पास आकर कहता है अपनी स्वॉर्ड को निकालो। और तभी हम देखते हैं चेरयोन अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। मैं ऐसे ही खड़ी होकर ये सब नहीं देख सकती। और तभी वॉन भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। लगता है तुम सबसे पहले मरना चाहती हो। और तभी वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और चेरयोन पर अपने पाम टेक्निक से हमला करता है, लेकिन चेरयोन उसे कैसे न कैसे करके डॉच कर जाती है और मन में कहती है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे अपनी मूवमेंट टेक्निक को भी इसके साथ लड़ने में यूज करनी पड़ रही है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है और हमें उसके सामने वॉन के पाम को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। लेकिन चेरयोन सही वक्त पर उस अटैक को डॉच कर लेती है और नीचे झुक जाती है। लेकिन वॉन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वो पैर टूट जाता है। चेरयोन सोचती है जो मैंने प्रैक्टिस किया था ये तो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्या अब मैं सही में मरने जा रही हूँ? तभी जियोक चिल्लाकर कहता है अपने मूवमेंट टेक्निक पर रिलाई मत करो और अपनी बॉडी को स्वॉर्ड के फ्लो के साथ फ्लो होने दो। और तुम्हारे पैर स्वॉर्ड को नहीं चला सकते तो पहले अपना स्वॉर्ड चलाओ और तुम्हारे पैर खुद ही फॉलो करते रहेंगे। ये सुनकर चेरयोन सोचती है तो ठीक है, अब सिर्फ स्वॉर्ड पर फोकस करते हैं। वॉन जियोक से कहता है ओए छोटे लड़के, तुम लड़की के पीछे छुपते हो और अब भी इतना ज्यादा बोल रहे हो। और तभी हम देखते हैं चेरयोन वॉन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वॉन इस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। चेरयोन सोचती है अगर अब मैं पीछे हट गई तो हम दोनों ही मर जाएंगे। फिर वो वॉन पर बहुत सारे स्लैशेस लगाती है, लेकिन वॉन उसके सारे स्लैशेस को आराम से ब्लॉक कर रहा था। और तभी वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके चेरयोन को दूर फेंक देता है और इस अटैक से चेरयोन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो सोचती है मैं सच में अब इसे हैंडल नहीं कर सकती, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी जियो कहता है क्या कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? चेरयोन पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जियो बताता है तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक नॉर्मली बहुत हेवी है, तो तुम अपनी स्वॉर्ड को इतने आराम से क्यों चला रही हो? चेरयोन मन में सोचती है तो क्या ये जानता है क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट के बारे में? क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट में फुटवर्क और नॉर्मल स्वॉर्ड प्ले में अलग अलग वेराइटी देखी जाती है और ये अजाइल मूवमेंट पर बेस्ड होती है। और क्या इस लड़के का मतलब ये है जो टेक्निक मैं 10 सालों से सीखती आई हूँ वो गलत है? और इसके अलावा इस आदमी को क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट के बारे में कैसे पता है? ये वही है जो पहले मुझसे अपनी लाइफ की भीख मांग रहा था। तभी जियो कहता है तुम अभी एक कछुए जैसी लग रही हो जैसे अभी पानी में होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो जमीन पर अटका हुआ है। चेरयोन मन में कहती है मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं जो बहुत टाइम से मुझ पर बिल्कुल भी फिट नहीं करते और भले ही मैं 7 स्टार रैंक तक पहुंच गई हूं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक वॉल से ब्लॉक हूं। पर क्या ये सच में वही है जो ये आदमी कह रहा है? क्या क्रिम्सन डेथ स्वॉर्ड आर्ट सच में ऐसी है, तीर की तरह तेज और एक कछुए की तरह धीमा और वाटर जैसा फ्लूइड? और अब यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है मरना। तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और तभी चेरयोन वही करती है जैसे उसे जियोक ने बताया था और कहती है हैवी एंड सॉफ्ट, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। और तभी हम हवा में 2 बालों को उड़ते हुए देखते हैं और ये और किसी के नहीं वॉन के थे। चेरयोन कहती है अच्छा तो ये ऐसा है, शायद मैं अब इस टेक्निक को समझ चुकी हूँ। और यहाँ वॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, तुम बदतमीज कही की। और ये कहते हुए वो अपने पाम में एनर्जी को गैदर करने लगता है और तभी वो चेरयोंग पर पाम अटैक कर देता है। चेरयोंग अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वॉन के इस अटैक से वो उड़ जाती है। और हम देखते हैं चेरयोन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। वो बेहोश हो गई थी और उसके मुंह से खून आने लगता है। वॉन चिल्लाकर कहता है अब मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तभी जब वो सामने देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता और ये देखकर वो शॉक हो जाता है, आखिर वो लड़की कहाँ चली गई? और तभी पीछे से कोई कहता है यहाँ पर
वोन पीछे देखता है कि जियोक ने चेरियन को पकड़ लिया था और वो हवा में है और वो इस वक्त एयर में फ्लोट कर रहा था। वोन उसे देखकर कहता है, वॉइड स्टेप। क्या ये वर्ड स्टेप है? जियोक हवा में चलते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ये द हेवनली थंडर स्टेप के फॉलिंग ब्लॉसम स्टेप्स हैं और शायद तुम मेरे फादर के मार्शल आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि कभी भी उसे रिवील नहीं किया गया। वो उसे देखकर कहता है, तो क्या ये तुम्हारे डैड का मार्शल आर्ट है? तभी जियोक जमीन पर उतर आता है और चेरियन को नीचे रखते हुए कहता है, मेरी मदर और फादर ने कहा था कि उन्हें एक ही नजर में प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं किया। और जियोक चेरियन को देखते हुए कहता है, लेकिन अब लगता है मैं भी अब उसे समझ पा रहा हूँ। वोन कहता है, क्या तुम वंडरस मूवमेंट के रिवर्स फ्लो को समझने में कामयाब हो गए हो? लेकिन तुम्हारे जैसा एक लड़का ऐसे मार्शल आर्ट को कैसे मास्टर कर सकता है? लेकिन तभी जियोक उसके मुंह पर एक मुक्का लगा देता है और हम देखते हैं इस पंच से वोन का स्कल और दांत टूट जाते हैं और इस पंच के इम्पैक्ट से वो दूर जाकर गिरता है और इस टाइम पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वोन उसे देखकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का उस लेवल पर है जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। तभी वो भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा जाने दो। जियोक उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं अपने फादर से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो तुम्हें माफ कर देते और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। वो मन में सोचता है, ये क्या बकवास कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है? लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। और तभी वो उठकर भागने लगता है। तभी जियो कहता है, लेकिन अगर मेरी मदर यहाँ होती तो वो तुम्हें बिल्कुल जिंदा जाने नहीं देती। और जियोक अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, भले ही मेरे फादर का पाथ सही है लेकिन फिर भी मैं अपने मॉम के पाथ को फॉलो करूंगा। वोन पीछे मुड़कर देखता है, ये आवाज कैसी है? और हम देखते हैं जियोक के स्वॉर्ड से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है और इसकी आवाज ऐसी थी जैसे गोस्ट रो रहे हों। और तभी वो अपने उस बड़े वाले स्वॉर्ड को निकाल लेता है और हमें इसका पूरा पैनल दिखाया जाता है और इसके स्वॉर्ड का नाम है हेल ब्लेड। और तभी जियोक उससे एक स्लैश मारता है और हम देखते हैं उससे रेड कलर के कुछ मॉन्स्टर्स निकल जाते हैं और वो वोन का पीछा करने लगते हैं। वोन उससे भागने की कोशिश कर रहा था। वोन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, आखिरकार ये है क्या? और तभी हमें उसके फेस पर कुछ कट्स दिखाए जाते हैं और तभी हम देखते हैं उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। हेल ब्लेड के सिर्फ एक ही स्लैश से उसकी बॉडी बहुत सारी पीसेस में डिवाइड हो जाती है और चारों तरफ बस खून फैल जाता है। और जियो कहता है, मेरे फादर का पाथ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।